इस मुल्क में जो सदियों से क्रीम खाता रहा, आज तक उनमें कोई क्रीमी लेयर नहीं बनी, और जो पहली बार मुख्यधारा में आ रहा था उसमें गैर संवैधानिक तरीके से क्रीमी लेयर लागू करके आपके समाज के सक्षम लोगों को उस सुविधा से बाहर कर दिया गया, और आज आपके समाज के लोग जिनको लाभ मिल गया वो वापस पे बैक टू सोसाइटी की तरफ कम देखते हैं, इसलिए ज्यादा बड़ा संकट ओबीसी के सामने आ गया। और क्रीमी लेयर इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जाति जनगणना अगर हो जाए, उस जाति जनगणना से यह पता चल जाएगा जो मंडल की संकल्पना का भारत था, आज भी भेड़ बकरी पेड़ पौधा नदी नाले सब गिन लिया है, मगर दो ही लोगों की जाति नहीं पता है, एक तो सवर्णों की और दूसरा मंडल आया था। उसके रथ का एक एक पहिया लहूलुहान था। वो पूरे मुल्क को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना चाहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानते थे कि उस दंगे में उनके लोग नहीं मारे जाएंगे। और वो रथ जब चला तो उस रथ को बिहार की क्रांतिकारी जमीन पर जिस नेता ने रोका, आज वो जेल में है। उसका गुनाह केवल और केवल इतना है कि उसने उस लहूलुहान कमंडल के रथ को रोक करके मंडल की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बाद चंद दिनों के बाद, पुराने वरिष्ठ लोग जानते होंगे, इसी उत्तर प्रदेश में जब कुछ आतताई हमलावर लोग इस मुल्क में एक इमारत को, एक प्रतीक को गिरा करके दंगा कराना चाहते थे, तो इसी प्रदेश का एक समाजवादी पृष्ठभूमि का जमीनी नेता, उसने गोली चलवाई ताकि मुल्क के आईन पर इस मुल्क के अकलियत का भरोसा कायम रहे। मंडल की राजनीति ने तो यह दिया था, मंडल की राजनीति में सांप्रदायिकता को खारिज किया था, और आज सांप्रदायिकता अपने उफान पर है। पहलू खान रकबर से लेकर के, और सांप्रदायिकता की आग में केवल मुसलमान जलेगा, इस भ्रम को भी निकाल देना चाहिए। वो जो रथ चला था अयोध्या से, उस पर सवार होकर कुछ लोग लखनऊ और दिल्ली की कुर्सियों तक पहुंच गए, और उन कुर्सियों को अब जिस वाहन पर सवार किया है उसका नाम है बुलडोजर। वो भारत के संविधान पर चलाया जा रहा है। उस बुलडोजर के सामने हमारा लड़ाई, हमारा संघर्ष सब जमींदोज हो रहा है। मुझे आज भी बीपी मंडल को याद करते हुए जो दृश्य नजर आ रहा है कि उस बुलडोजर को अगर कोई रोक सकता है तो उसके दोनों पहियों के सामने भारत का संविधान और मंडल कमीशन ही रोक सकता है, वरना और कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हम बीपी मंडल को याद करते हुए उस इतिहास से केवल रूबरू करा करके अपने वर्तमान के रास्ते को तलाशना चाहते हैं। चला था नारा और एक लंबी लड़ाई थी। बीपी मंडल ने एक सवाल पूछा था कि अगर इस मुल्क में सब बराबर हैं तो जमीन का मालिकाना हक 52% ओबीसी के पास होना चाहिए था। इसलिए मैं कह रहा हूं, सामाजिक न्याय का विचार केवल जाति के नाम पर गोलबंदी नहीं है साहब। सामाजिक न्याय का विचार सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय तीनों है। बिना इन तीनों के कोई भी न्याय संभव नहीं, और भारत की कोई संकल्पना नहीं संभव है। और बीपी मंडल ने, चाहे वो भारत का संविधान के समय प्रारूप समिति के प्रमुख होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत हो, या बीपी मंडल ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट बनाते समय जिस सपनों के भारत को देखा था, उन दोनों की बुनियाद में यह था। इसीलिए उन्होंने कहा लैंड रिफॉर्म इस देश में होना चाहिए, भूमि सुधार। भूमि है ही नहीं लोगों के पास, और इसलिए इतनी वित्तीय निगमों की स्थापना होनी चाहिए। हर जिले में सरकारी पैसा उन ओबीसी जातियों को मिले जिनके पास पैसा नहीं, जमीन नहीं, संपत्ति नहीं, शिक्षा नहीं, रोजगार नहीं। यानी एक मुकम्मल दस्तावेज है मंडल कमीशन, जो इस मुल्क को बदल कर रख सकता है। इसलिए मंडल के विरोध में कमंडल आया, क्योंकि अगर मंडल लागू हो जाता तो इस मुल्क में वाकई 90% वंचित शोषित की एका बन गई होती, और जो भी थोड़ी बहुत एका वंचित शोषित की आज के माहौल में दिख रही है, वो भारत के संविधान और मंडल की एका की वजह से दिख रही है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है उन लोगों के सामने, और इसलिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने गांव गांव का सर्वे कराया, क्वेश्चनायर बनाया, और उस रिपोर्ट को घर घर पढ़िए।
क्रांति इसलिए नहीं रुकी है कि कुछ क्रांतिकारियों की तादाद कम थी। हमारे लोगों ने तो कुर्बानियां दी, जिनको दर्ज करने वाली, इतिहास लिखने वाली कलमों ने दगाबाजी की और उनकी कुर्बानियों को लोगों को बताने और जानने ही नहीं दिया गया। वरना पहली लड़ाई का नायक 1857 का कोई सिपाही नहीं, आदिवासी इलाकों में तीर और कमान लेकर दिकुओं के खिलाफ इंकलाब करने वाला बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू और तिलका मांझी होते। ये इतिहास के साथ दगाबाजी और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को उठाना पड़ रहा है। बीपी मंडल ने वो सारे दस्तावेज संकलित किए और इसलिए 9 जजेस की बेंच ने उसे माना कि पिछड़ापन आर्थिक आधार पर नहीं हो सकता, पिछड़ापन केवल और केवल जाति के आधार पर हो सकता है। और 3743 जातियां जो हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाई, उन सबको एक करके एक पहचान दी, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग। इतना बड़ा काम करने वाले मसीहा का नाम है बीपी मंडल, और इसलिए वो खारिज नहीं हो पाया संविधान सभा की पीठ के सामने भी, और आरक्षण जाति के आधार पर मिला। लेकिन न्यायपालिका के सामने क्रीमी लेयर आ गया। इस मुल्क में जो सदियों से क्रीम खाता रहा, आज तक उनमें कोई क्रीमी लेयर नहीं बनी, और जो पहली बार मुख्यधारा में आ रहा था उसमें गैर संवैधानिक तरीके से क्रीमी लेयर लागू करके आपके समाज के सक्षम लोगों को उस सुविधा से बाहर कर दिया गया। और आज आपके समाज के लोग जिनको लाभ मिल गया वो वापस पे बैक टू सोसाइटी की तरफ कम देखते हैं, इसलिए ज्यादा बड़ा संकट ओबीसी के सामने आ गया। और क्रीमी लेयर इसलिए सबसे बड़ी चुनौती है। और जाति जनगणना अगर हो जाए, उस जाति जनगणना से यह पता चल जाएगा जो मंडल की संकल्पना का भारत था। आज भी भेड़ बकरी, पेड़ पौधा, नदी नाले सब गिन लिया है, मगर 2 ही लोगों की जाति नहीं पता है, एक तो सवर्णों की और दूसरा ओबीसी की। क्योंकि एससी और एसटी की जनगणना तो होती है, उनको उनका आबादी के मुताबिक रिजर्वेशन मिला। लेकिन एक बात बताइए, 1931 की जनगणना के बाद 41 में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के चलते उसके आंकड़े नहीं आए। 1951 में जब नया भारत बन रहा था तो कुछ लोगों ने कहा कि हम अब जनगणना में जाति नहीं गिनेंगे क्योंकि हमें जातिवाद को खत्म करना है। नादान लोग ये बात नहीं समझे कि आने वाली पीढ़ियां तुमसे पूछेंगी कि क्या तुम्हें इस मुल्क में सांप्रदायिकता को नहीं खत्म करना था जो तुम धर्म गिनते रहे। जाति गिनने पर अगर जातिवाद बढ़ जाता तो धर्म गिरने पर क्या सांप्रदायिकता बढ़ती क्या? इस मुल्क में सबसे बड़े दंगे सांप्रदायिकता के नाम पर तब हुए जब दंगा करके सत्ता पाने वाले लोग राजनीति की मुख्य धारा में आना शुरू हो गए। 1980 के बाद के सारे दंगे सांप्रदायिकता के हैं। और इसलिए मेरी चुनौती यह है कि अगर जाति जनगणना उस समय हो जाती तो यह पता चल जाता कि किसने पीढ़ी दर पीढ़ी कितना कब्जा किया है। मेरे पास एक आंकड़ा है, मैं उससे बस आज की बात बताता हूं। और बार बार ये जाति जनगणना को टाला गया, गिनेंगे नहीं हम जातियां, और 2 ही लोगों की नहीं गिनेंगे, ओबीसी की और सवर्णों की। आज कुछ लोग आपसे कहने आएंगे कि ओबीसी की जनगणना करानी है, उनसे सजग रहिएगा। उनसे कहिए कि एक काम करो, एससी एसटी और बाकी लोगों की होती है, तुम ओबीसी की जनगणना मत कराओ, केवल इस देश में सवर्णों की जाति जनगणना करा लो, तब भी हमारा काम चल जाएगा। इसलिए जाति जनगणना के वो खिलाफ है। भाई जब तक उनकी संख्या नहीं गिनी जाएगी कि कैसे 3% लोगों ने आज भी इस मुल्क के 97% संसाधनों पर, सत्ता पर कब्जा किया हुआ है, ये भेद ना खुल जाए, इसलिए जाति जनगणना का विरोध करते हैं वो। और जुडिशरी, रिटायर्ड जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जब मंच पर बैठ जाते हैं तो थोड़ी हिम्मत और बढ़ जाती है कि जब ऐसे लोग भी मुखर होकर के लड़ रहे हैं, कम से कम ऐसे न्यायपालिका के जजों के आसपास तो हम नहीं है कि जो आज मंदिर का फैसला सुनाए और कर राज्यसभा की शपथ ले ले। ऐसा भी इस देश में हो रहा है। और न्यायपालिका के बहुत वरिष्ठ लोग हैं। मैं तो आज भी पुरखों को याद करते हुए महसूस करता हूं। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का एक टेम्परेरी प्रोफेसर हूं। भाई देखिए, 12 साल से अभी एडहॉक पर पढ़ा रहा हूं, परमानेंट नहीं करा, लेकिन उसकी चिंता नहीं। और मुझे यह समझ में आया कि वो डिग्रियां बहुत पीछे छूट जाती। जैसे ही मैंने अपनी जड़ों को पहचानना शुरू किया,
ऐसे अनगिनत लोगों से एक रिश्ता बन गया जिनसे हिम्मत लेकर लौटता हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। गांव गांव में मंडल और लोहिया के वारिस बैठे हुए हैं, और इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। बहुत सारे शिक्षक लोग मिलते हैं, वकील साहब लोग मिलते हैं, आज तो बहुत सारे लोग अपने ड्रेस में भी आए हुए हैं। जिस दिन वंचित शोषित 90% लोगों के बीच के शिक्षक समुदाय और वकील समुदाय ताकतवर होकर के पूरी तरह खड़े हो जाएं, इस मुल्क में कभी किसी वंचित शोषित के साथ कोई शोषण नहीं कर सकता। तो यह बदलाव की लहर है जो दिख रही है, और इसलिए मंडल के विरोध में न्यायपालिका का षड्यंत्र रचा गया और सुपर स्पेशल जोन बना करके एजुकेशन को आरक्षण से बाहर रखा गया। तब जो है अर्जुन सिंह के समय वो लड़ाई लड़के दूसरा शिक्षा में रिजर्वेशन आया। 2006 में हायर एजुकेशन में 97 में मैं विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी और शिक्षक, मैंने जब आरटीआई लगाई तो मुझे 2021-22 के आंकड़े नजर आए। देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2019 तक इस मुल्क के 52% ओबीसी आबादी के प्रोफेसरों की संख्या थी 0। ये कैसा भारत था और किसका भारत है? 2019 तक इस मुल्क के एसोसिएट प्रोफेसर के 97% पोस्ट केवल 3% लोगों की आबादी के लोगों के पास है। इसलिए जाति जनगणना नहीं कराई जा रही है। ये जो अवैध कब्जा है ये खुलकर सामने आ जाएगा तो गांव गांव से लोग, बल्ली सिंह चीमा ने कविता लिखी थी, ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। जिस दिन मंडल की ये लड़ाई गांव में पहुंच गई और लोग यही सवाल केवल पूछने लगे कि 2022 में संसद में जब एक हमारे सांसद ने पूछा कि देश के विश्वविद्यालयों में कितने लोग कुलपति हैं, 1005 में 5 से 3% भी 90% आबादी वाले SC ST OBC के लोग कुलपति नहीं है, फिर ये किसके विश्वविद्यालय बने हैं? जज किनके घरों के थे? परिवारवाद का असली अगर कोई सबूत अगर देखना है तो सबसे अच्छा उदाहरण न्यायपालिका हो सकता है, उससे बड़ा उदाहरण तो परिवारवाद का कोई नहीं। पीढ़ी दर पीढ़ी अगले 2 से 3 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बनने वाले हैं, उन सब के जो पूर्वज थे वो सब उस बड़ी पोस्ट पर रह चुके हैं। इसलिए न्यायपालिका में कोई आरक्षण नहीं। तो जो लड़ाई मंडल की थी, भूमि सुधार की थी, शिक्षा सुधार की थी, प्रमोशन में रिजर्वेशन की थी, वो लड़ाई अधूरी रह गई। वो लड़ाई नहीं होती तो उत्तर भारत में सामाजिक न्याय के कम से कम नाम लेवा ही सही पिछले 30 सालों में सरकारें नहीं बनती। और इस मंच से मैं याद करना चाहता हूं अपनी विरासत को, उस विरासत को जिसमें ओबीसी के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ओबीसी के लोगों ने कभी कोई आंदोलन ही नहीं किया, ओबीसी समाज सोया हुआ है। चुटकुला बनाया जाता है, ओबीसी ऐसा सोया हुआ शेर है कि यहां से जगाओ तो उधर जाकर सो जाएगा। सच बात है, जिसकी आबादी ज्यादा हो, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा हो, उससे शिकायत भी ज्यादा होती है। उस शिकायत को कबूल करते हुए भी मैं दोनों लोगों के सामने एक बात रखता हूं कि हमें पढ़ने ही नहीं दिया गया कि ओबीसी समाज के भीतर आंदोलनकारी चेतना क्या थी। मैं हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूं और तथागत बुद्ध के बाद उस पूरे चारवाक लोकायत दर्शन और नास्तिक अनीश्वरवादी दर्शन में निर्गुण पंथ का वो आंदोलन नजर आता है, जिसमें कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद नजर आते हैं, जो इस सारे कामगार जातियों के थे। और उस विरासत को नारायण गुरु, बसवन्ना चोखा मेला और उनसे होते हुए महाराष्ट्र और दक्षिण भारत की जमीन पर क्रांति ज्योति ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले और पेरियार, और उसके बाद उत्तर भारत तक आते आते छत्रपति शाहू जी महाराज और उन सब से होते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मंडल की लड़ाई आती है। उन सब में 1930 में बना एक संगठन ओबीसी का बिहार में, त्रिवेणी संघ, वो सारे ओबीसी के लोग थे जिन्होंने 90% लोगों की लड़ाई लड़ने की बात कही। ये झूठ बोला जाता है कि ओबीसी का कोई सांस्कृतिक आंदोलन नहीं था। उसके बाद उसी बिहार से उत्तर प्रदेश का एक रिश्ता बनता है जब इसी महामना राम स्वरूप वर्मा ने अपने अर्जक संघ को स्थापित किया, जितने 90%